नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये अपना क्या है, अर्थ। ये सन, यहाँ अपन सन बना देते हैं। ये अर्थ के ऊपर होती है गैसेस, एटमॉस्फेयर। यहाँ पर गैसेस है। गैसेस में अपन सबसे जो अपनी इम्पोर्टेंट उसी की बात करेंगे, वो है CO2। तो CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में 0.03% होता है, और जो आपके सॉइल में है वो 0.4%, 0.3%। किसी बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा, एटलीस्ट यही होता है। तो सूर्य जो भी सन से रेडिएशन आती है, जो ये रेडिएशन आ रही है वो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है वो CO2, जो अपनी CO2 लेयर है, ये परमिएबल होती है। मतलब इनको लॉन्ग वेव रेडिएशन को तो आने देती है, लेकिन जब ये आने के बाद इनको अर्थ एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद में इनको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यही थर्मल एनर्जी बाद में अर्थ है जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में इन्हीं रेडिएशन को इमिशन करती है, इनका इमिशन करती है। तो ये जो भी रेडिएशन यहाँ से इमिट होगी तो इनके लिए ये इनको जाने नहीं देती, मतलब इनके लिए ओपेक का काम करती है। तो ये रेडिएशन यहीं पे घूमती रहती है आपकी, जिससे अर्थ का कंटिन्यूअस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसी को आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हो। ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, वही चीजें हैं इधर भी। चलते हैं अपन आगे। हाँ, यही चीजें, ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है। जो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 149.64 मिलियन किलोमीटर। और मान लो यहाँ आपका ये मून है, एक बार सपोज करो ये आपका मून है और ये अर्थ है, तो इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती, 3,84,400 किलोमीटर। मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर, और सन और अर्थ की डिस्टेंस 149.64 मिलियन किलोमीटर। ये दोनों काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, जो सन से रेडिएशन आ रही है, ये कौन सी रेडिएशन है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। यहाँ होती है CO2 की जो लेयर होती है वो इनको परमिएबल का काम करती है। जब यही रेडिएशन वापस जब अर्थ के द्वारा इमिशन की जाती है तो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में इमिशन होता है इनका। तो ये जो CO2 लेयर है इनके लिए ओपेक का वर्क करती है और इनको वापस नहीं जाने नहीं देती। तो ये से कंटिन्यूअस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यही चीजें जो आपको यहाँ बताई गई हैं, जो मैंने पहले आपको बता दी कि जो नॉन ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, 99%। और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी, अपन पहले वो देख, इसके साथ ये भी ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, CO2। दूसरा कौन सा है, मीथेन। और जो थर्ड आपका है वो है O3, ओजोन। और जो कुछ जो परसेंट होता है वो आपका वाटर वेपर प्लस क्लाउड्स, इसका भी ही आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपका सब जो अपन बात करते हैं CO2 का, जो ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूशन है वो है 9 to 26%। इस कंट्रीब्यूशन को याद रखना। और जो आपका मीथेन का कंट्रीब्यूशन है वो है 4 to 9%।
कितना है 4 to 9%। जो आपका ओजोन का है वो है 3 to 7%। और जो आपका मैंने आपको ये बताया वाटर वेपर एंड क्लाउड्स, इसका है 36 to 72%। ये आपका कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेज का में। अब अपन बात करते हैं ग्रीन हाउस के इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज के तो अपन देखते हैं, फर्स्ट जो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में आपका सब कुछ आ गया, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो भी क्लाइमेट चेंज। सेकंड जो आपका है जो इंक्रीज ऑफ सी लेवल, ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? ग्लेशियर वगैरह जो आपके हैं उनका मेल्टिंग हो रहा है, जिसके कारण सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, जिससे टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। दूसरा डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन हुआ। फोर्थ है जो माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज हुआ। जो आपका फिफ्थ है वो हो गया फ्लडिंग हो गया। और क्लाइमेट में चेंज में एवरीथिंग सब कुछ आ जाता है। यही बातें हैं, इनका ध्यान रखना, इन पॉइंट का कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, जो आपका एवरेज टेम्परेचर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, ये आने वाले टाइम में हो सकता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो ये सब जो भी होगा वो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही होगा। अपन जो अब बात करते हैं ओजोन डिप्लेशन की। ओजोन डिप्लेशन में जो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ओजोन की डिप्लेशन में जो गैसेज हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपका आर्सेनॉल है, एरोसोल है, और जो आपका और भी गैसेज हैं, हीलियम हुआ, और भी गैसेज हैं। जो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है। जो ओजोन का डिप्लेशन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन एलिमेंट के कारण मोस्टली जो ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है वो क्लोरीन एलिमेंट के कारण। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा भी जा चुका है। नेट में भी आपके JRF में भी आया था 2000 एटलीस्ट शायद 18 या 19 के क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्लोरीन के कारण हो रहा है। अब ओजोन डिप्लेशन में जो अपन ओजोन का जो यूनिट है ओजोन डिप्लेशन का मापने का वो है डोप्सन। डोप्सन इसकी यूनिट है जो जिसको ओजोन को मेजर किया जाता है, जिसमें ये है मोस्टली जो ओजोन डिप्लेशन के लिए गैसेस रिस्पॉन्सिबल वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आर्सेनिल, एरोसोल हुआ, हीलियम हुआ, और ये अदर गैसेज जो मोस्टली है जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जबकि ग्रीन हाउस गैसेज में जो मोस्टली कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? CO2 का, जबकि यहाँ की किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और यदि वैसे पूछ लिया जाए आपको कि कौन से यदि ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, गैसेज का पर्टिकुलर नाम नहीं देके, तो वाटर वेपर एंड क्लाउड्स का है, वो है 36 to 70%। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।